आयो भी। अब हमने पहले क्या किया था, पिछले लेक्चर में हमने किडनी वगैरह के बारे में पढ़ा था, किडनी क्या है क्या नहीं है, सब पूरी उसके किस प्रकार से कौन कौन से पार्ट है, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। अब अपने पास आएगी, उसके अंदर हमने एक चीज़ पढ़ी थी नेफ्रॉन, वो भी क्या, एक किडनी में 10 लाख और दोनों किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन, ये पढ़ा था ना लगभग के बारे में। तो अब क्या हम पूछते हैं वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन काम कैसे करता है। अब उस पूरे के पूरे नेफ्रॉन का आपके सामने डायग्राम है, 2 या 3 बार डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को नोट करना, उससे पहले कुछ नहीं करना। एक बार कॉपी पेन साइड में कर दो, जो कुछ भी आपके पास है। अब देखो सबसे पहले क्या नेफ्रॉन होता है, जो ब्लैक वाला ना, काला काला सा जो बना रखा है मैंने, ये है नेफ्रॉन। जहां तक काला काला सा है, जो काले मार्कर से बना है, ये वाला पार्ट छोड़ करके, ये वाला पार्ट छोड़ के जो काले काले पार्ट से बना है इस प्रकार से, ये वाला है नेफ्रॉन। यानी ये वाला कप, ये वाली पाइप, ये नीचे आती हुई पाइप, ऊपर जाती हुई पाइप, और यहां तक आकर के यहां खत्म होती हुई पाइप, ये है अपने पास नेफ्रॉन। अब जो नेफ्रॉन है, जो डायग्राम बनाया उसके अंदर है क्या, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। ये है एफेरेंट आर्टियोल्स, एफेरेंट आर्टियोल्स यानी अधिवाही धमनी, यानी जो बाहर से, जिससे क्या है बाहर से ब्लड आता है। यानी हमारे पास जो हमने धमनियों के बारे में, इंफीरियर वेना के वगैरह के बारे में बात की थी, डॉर्सल आर्टरी वगैरह के बारे, डॉर्सल आर्टरी वगैरह के बारे में बात की थी, तो उस आधार से क्या है, जो ब्लड आता है तो एफेरेंट आर्टियोल्स बोलते हैं। है क्या, वो आर्टरी ही है। कौन सी एफेरेंट आर्टियोल्स, कौन सी, अधिवाही धमनी, यानी बाहर से ब्लड लेकर के आने वाले। ये वाला ब्लैक सा पोर्शन है, ये हमने कैपिलरीज पढ़ा होगा, केशिका पढ़ा होगा, तो केशिकाओं का गुच्छा है ये। केशिकाओं का काम क्या था, कैपिलरीज का आर्टरी और वेन्स को जोड़ना। तो इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और नोट कर लें कि आर्टरी को जोड़ने का काम भी करता है, वेन्स को जोड़ने का काम भी कैपिलरीज ही करता है कई जगह पर। ठीक है, तो ये यहां पर क्या, ग्लोमेरुलस है, इसे हिंदी में भी ग्लोमेरुलस बोलते हैं और इंग्लिश में भी ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये क्या, ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, यानी केशिकाओं का गुच्छा है ये क्या, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, केशिकाओं का गुच्छा है। अगर पूछे ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज ए क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, या केशिकाओं का गुच्छा है। और हेल्प किस में करता है, ये छानने में, किसी चीज को क्या है, फिल्ट्रेट करने में, ब्लड को फिल्ट्रेट करने में हेल्पफुल है, सहायक है। अब ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज से क्या है, ये हमारे पास है इफरेंट आर्टरियोल्स, अभिवाही धमनी, जिससे क्या है रक्त बाहर चला जाए, यानी किससे, किडनी से ब्लड बाहर चला जाए, यानी अभिवाही धमनी, यानी इफेरेंट आर्टरियोल्स है। तो ये एफेरेंट आर्टरियोल्स और इफेरेंट आर्टरियोल्स यानी अधिवाही धमनी और अभिवाही धमनी किससे, कैपिलरीज से जुड़ी हुई है, गुच्छों से, कैपिलरियों के गुच्छों से, यानी केशिकाओं के गुच्छे से जुड़ी हुई है। उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब देखो ये इसका साइज है बड़ा एफरेंट आर्टरियोल्स का, और इफरेंट आर्टरियोल्स का है छोटा। तो इनको ऐसे ही बनाना है, ये आकार में बड़ी, इसका डायमीटर बड़ा होना चाहिए व्यास, और इसका व्यास कम होना चाहिए। अब ये तो बात हुई एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स की। अब हम बात करते हैं नेफ्रॉन, जो क्या है। नेफ्रॉन का जो इस प्रकार से कप शेप में होता है, ये कप सा होता है एक, यहां पर अगर देखें बाउल शेप होती है, इसे बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल, हिंदी में भी बाउमन्स संपुट बोला जाता है, बाउमन्स संपुट बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है, एफेरेंट आर्टरियोल और इफेरेंट आर्टरियोल दोनों आकर के इसके अंदर जुड़ती है, या इसके अंदर हमारे पास आकर के एक दूसरे से मिलती है, कनेक्ट होती है एक दूसरे से। ठीक है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब यहां से ये नीचे से क्या है, इस प्रकार से ब्लैक कलर की पाइप में जा चुका है, लगभग यहां तक। इसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यानी जो निकट जो क्या है नलिका है, ये वाली है पीसीटी। तो ये पूछा जाता है निम्न में से कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है, पीसीटी नेफ्रॉन का पार्ट है। अब यहां से जब ये नीचे की तरफ आ रही है, इस शेप से होकर के ये ऊपर की तरफ जा रही है, यू आकार की, यहां से लेके यहां तक, ये इस प्रकार से जो यूसा बना हुआ है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यूसा बना हुआ है, इसे बोलते हैं हैनले लूप। इसे बोलते हैं हैनले लूप कहा जाता है। इसे क्या है, हैनले लूप कहा जाता है। तो कहां से, ये नीचे की तरफ वाला और ये ऊपर की तरफ वाला, पूरा का पूरा यू जो है, ये हैनले लूप बोलते हैं इसे, हैनलेज लूप, हैनले की लूप, हैनलेज लूप, हैनले की लूप। कैसे नाम पड़ा, साइंटिस्ट हैनले ने इसके बारे में बताया था। इसके बारे में जो भी स्टडी की थी साइंटिस्ट हैनले ने की, तो इसे हैनलेज लूप बोल दिया। अब हैनले ने क्या किया, इसे 2 भागों में डिवाइड किया।
एक क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इसे बोलते हैं डिसेंडिंग हेनले लूप, यानी हमारे पास अवरोही यानी उतरती हुई अवरोही क्या है, हेनले लूप, अवरोही हेनले लूप। इस पार्ट को बोला डिसेंडिंग हेनले लूप। क्यों, इधर से आ रहा है हमारे पास जो चीज भी फिल्ट्रेट होकर के आ रही है, इसे बोला जाता है डिसेंडिंग हेनले लूप। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहां से, इसे बोला जाता है असेंडिंग हेनले लूप, यानी चढ़ता हुआ हेनले लूप। तो देखो ये नीचे उतर रहा है और ये ऊपर जा रहा है, तो हेनले लूप को दो भागों में बांट रखा है। ये भी किसका भाग है, नेफ्रॉन का भाग है। इसके बाद इस जगह से लेकर के यहां तक जो ब्लैक वाला है, इसे बोलते हैं डीसीटी, इसे बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल यानी दूरस्थ नलिका जो है, ये क्या है, दूरस्थ संग्रह नलिका, जो दूरस्थ क्या है नलिका, दूर वाली। ये पास थी किसके, बॉमन्स कैप्सूल के, इसे निकट बोल दिया। ये दूर थी इसलिए इसे क्या है, दूरस्थ बोल दिया, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव ट्यूबल। तो ये इतने पार्ट हमारे पास किसके हैं, ये पार्ट हैं ब्लैक ब्लैक वाले जो हैं, इस वाले को छोड़ करके ये पार्ट है हमारे नेफ्रॉन के। अगर ये पूछे निम्न में से कौन से नेफ्रॉन के भाग हैं, तो याद रखिए बॉमन्स कैप्सूल नेफ्रॉन का भाग है, पीसीटी नेफ्रॉन का भाग है, हेनले लूप नेफ्रॉन का भाग है, डीसीटी नेफ्रॉन का भाग है। तो अगर ये पूछे कलेक्टिंग डक्ट जो है क्या नेफ्रॉन का भाग है, नहीं, वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, किडनी का पार्ट है। यहां पता है क्या, 4 फिक्स ऑप्शन आते हैं, ऐसे लिखा था इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, और वहां एक ऑप्शन दिया होता है पीसीटी, एक डीसीटी, एक हेनले लूप और एक कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट क्या है इसका पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन का भाग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है, नेफ्रॉन यहां से बॉमन्स कैप्सूल से होते हुए इसमें से क्या है, वेस्टेज मटेरियल या हमारे पास क्या है जो अपशिष्ट पदार्थ है, इस ब्लैक ब्लैक पाइप में से जाते हुए यहां पर जाकर के किस में क्या डाल देता है, संग्रह नलिका के अंदर डाल देता है। तो एक संग्रह नलिका से लगभग 1 से अधिक यानी 8 से 10 या ज्यादा, बहुत सारे, यानी एक संग्रह नलिका से 1 से ज्यादा नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। संग्रह नलिका से क्या, एक संग्रह नलिका से 1 से ज्यादा नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, कई संख्या में जुड़े होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन कई सारे एक ही संग्रह नलिका से जुड़े होते हैं। जैसे मान लो इधर से आके कोई दूसरे वाला एक और जुड़ गया यहां से, अगर माने हम लोग, तो यहां से कोई और भी जुड़ गया होगा एक आकर के इधर से, और इधर से भी कोई एक और आकर के जुड़ गया होगा। इस प्रकार से क्या है, संग्रह नलिका से क्या है, संग्रह नलिका जो है यानी कलेक्टिंग डक्ट जो है, उसमें मोर देन 1, एक से ज्यादा नेफ्रॉन कनेक्ट होते हैं। इट इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन का भाग नहीं है, बट इट इज ए पार्ट ऑफ किडनी, किडनी का भाग है। किडनी के अंदर ही तो नेफ्रॉन है, और ये कलेक्ट करके लेके कहां जाएगी, पेल्विस, पढ़ा था ना पेल्विस। तो ये कलेक्टिंग डक्ट्स भी क्या होती है, पेल्विस के अंदर जाके ही खुलती है। जो संग्रह नलिका है पेल्विस के अंदर जाकर के ही खुलती है इकट्ठा करके, ठीक है। ये है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें क्या है ये चीजें। अब हम क्या करते हैं, इसके बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में समझाता हूं। पहले मैं आपको समझाऊंगा, लिखना नहीं है, पहले 2 बार समझाऊंगा मैं आपको। ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ना बच्चे को समझ नहीं आता, अजीब अजीब सी बातें कर रहा होता है। तो वो अजीब अजीब सी बातों से बचना है हमें और समझना है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझना, पूरी स्टोरी सुनते जाना। कॉपी पेन साइड में रख दो, मैंने मार्कर ही साइड में रख दिया, आप भी कॉपी पेन साइड में रख दो और इसे समझ लो। एक्चुअली नेफ्रॉन में क्या होता है, इधर से एफिरेंट आर्टरियोल से ब्लड आता है, और इसका व्यास यानी डायमीटर क्या है, ज्यादा है। इसका व्यास यानी डायमीटर क्या है, ज्यादा है। इससे ब्लड आता है तो ब्लड ज्यादा, अगर इसका व्यास ज्यादा है, मोटी है ये पाइप, अंदर से ज्यादा होल खुला है इसका, तो ज्यादा ब्लड आएगा। ब्लड आता है और ग्लोमेरुलस के अंदर क्या है, इफेरेंट आर्टरियोल और एफेरेंट आर्टरियोल दोनों मिल जाती है, किसके द्वारा, केशिकाओं के द्वारा। ये आर्टरी एक है अपने पास, ये अपने पास एफेरेंट आर्टरियोल्स, ये इफेरेंट आर्टरियोल्स, दोनों जुड़ चुकी है किस प्रकार से, केशिकाओं से। इस प्रकार से क्या, केशिकाओं से एक दूसरे से जुड़ चुकी है, केशिकाओं से जुड़ गई। उसके जो केशिकाओं का गुच्छा है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। केशिकाओं का जो गुच्छा है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये देखिए, एफिरेंट आर्टरियोल्स यानी अधिवाही धमनी मोटे आकार की या मोटे डायमीटर व्यास की होती है। ये छोटे व्यास वाली या पतले जो क्या होल वाली इफेरेंट आर्टरियोल से जुड़ जाती है। अब एक बात बताओ, पीछे से ब्लड आए ज्यादा और आगे पतली नलियों निकलने के लिए, तो प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। पीछे से तो एक क्या आप मोटी इतनी मोटी पाइप ले आते हो और आगे उसके आगे पतली सी पाइप लगा देते हो, और इसमें पानी भर के आ रहा है, तो आगे वाली में क्या होगा, ऑटोमेटिकली हाई प्रेशर से जाएगा। और छोड़ो, हमारे घरों में हम क्या करते हैं, जब गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह नहलाते हैं तो टूंटी से लगा लेते हैं, टैप से क्या करते हैं, पाइप लगा लेते हैं। और हम क्या करते हैं, जब आगे से उस पाइप को दबाते हैं ना, वैसे तो उसका होल है, नॉर्मल खुलता है, आराम से गिरती रहती है। जैसे ही जब हम उसको आगे से दबाएंगे यानी आगे का व्यास कम हो जाएगा डायमीटर, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। यस या नो? हाँ। अब क्या हुआ,
जब यहां से बड़े आकार से क्या है यानी बहुत ज्यादा ब्लड आता है और आगे जाने के लिए पाइप का आकार छोटा होता है या फिर जो धमनी है उसका आकार छोटा होता है, तो ग्लोमेरुलस में एक बहुत खतरनाक प्रेशर जनरेट होता है। वो एक बहुत खतरनाक प्रेशर यानी एक दाब, एक उच्च दाब उत्पन्न होता है, एक हाई प्रेशर जनरेट होता है। क्यों? बड़ी मोटी पाइप आ रही है, आगे पतली पाइप में जा रहा है, तो यहां पर क्या है ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज है, यहां पर क्या है बहुत ज्यादा प्रेशर, एक हैवी प्रेशर जनरेट हो जाएगा, हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा। हो गया, प्रेशर हो गया खतरनाक। तो जब प्रेशर इतना खतरनाक हो जाता है तो यहां से क्या धीरे धीरे यहां से क्या है छनना शुरू हो जाएगा। जो क्या है पार्टिकल्स, हैवी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, यहां से क्या इसमें इकट्ठा होने शुरू हो जाएंगे, यानी यहां से फिल्टर होना शुरू हो जाएगा। यहां से क्या होना शुरू हो जाएगा? फिल्टर, निस्यंदक बोलते हैं उसे, निस्यंदक बोलते हैं, निस्यंदन होना, निस्यंदन होना, ठीक है, निस्यंदन, निस्यंदन यानी छन्ना। यहां से क्या होगा जब छन्ना शुरू हो जाएगा, कैपिलरीज तो हमने सुना है, कैपिलरीज कैसी होती है? अर्धपरागम्य, कैसी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कैसी होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो होगा क्या, यहां से ये चीज क्या है यहां से निकलनी शुरू हो जाएगी, यहां से छन्नी शुरू हो जाएगी। तो यहां से जब छनेगी तो छन्ना तो सिंपल फिल्ट्रेशन होता है, परंतु इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर यानी उच्च दाब की उपस्थिति में जो छन्ना होता है उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, परानिस्यंदन। क्या बोलते हैं उसे? परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो नॉर्मल छन रहा है, जैसे ऊपर से हमने पानी डाल रहे हैं और नीचे छन्नी से छन रहा है, नॉर्मल छन्ना है, सिंपल फिल्ट्रेशन है। परंतु वो छनता वैसे नहीं है, यहां जो छन रहा है वो क्या है बड़ी आर्टरियोल आकर के छोटी आर्टरियोल में बाहर, तो यहां ब्लड इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, उस प्रेशर की वजह से जो छनता है इसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अगर ये पूछे कि बाउमन्स कैप्सूल में किस प्रकार का फिल्ट्रेशन होता है, किस प्रकार का निस्यंदन होता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, यानी प्रानिस्यंदन होता है। अगर ये पूछ ले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या भला है जी, तो देखिए जी छन्ना फिल्ट्रेशन, फिल्टर होना नॉर्मल बात है, परंतु इन दी प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर यानी उच्च दाब की उपस्थिति में जो छन्ना होता है उसे बोलते हैं जी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी सब लोगों को। तो हुआ क्या, यहां से छन गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने लगा, यहां से क्या छनने लगा, उसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो क्या है छनने के बाद जो बढ़िया और क्या छन गया, वो यहां पर वेस्टेज जो गंदगी वगैरह थी वो छन चुकी है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड है, ये क्या है यहाँ छन चुके हैं। तो यूरिया, अमोनिया इनके साथ, यूरिक एसिड इनके साथ साथ क्या होता है, इतने ज्यादा प्रेशर के अंदर कुछ यूजफुल चीजें यानी आवश्यक या महत्वपूर्ण चीजें भी क्या है छन जाती है इतने दाब के अंदर। क्या क्या, जैसे ग्लूकोज भी छन के आ जाता है यहां से, क्या है ग्लूकोज भी यहां से छन करके नीचे आ जाता है बाउमन्स कैप्सूल में। और क्या जी, अमीनो एसिड्स के भी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये चीजें क्या छन करके यहां पर इसके पास आ जाती है, ठीक है जी। और ये जो फिल्ट्रेशन होता है ना, पता है ये कितना होता है, सभी नेफ्रॉन्स का 20 लाख नेफ्रॉन्स का मिलाकर के 125 ml पर मिनट होता है। प्रत्येक मिनट में 125 ml यहां क्या करता है वेस्टेज के रूप में निकाल देता है, बाकी ब्लड नॉर्मल क्या हमारे पास आगे जाता रहता है। एक मिनट में वैसे हमारे पास हार्ट कितना ब्लड पंप करता है, 5 से 6 लीटर। तो 5 से 6 लीटर में से 125 ml क्या है यहां निकल जाता है, बाकी क्या होता है जो बचा हुआ हमारे पास 5 लीटर के करीबन है वो क्या आगे इसी में किस में चलाता है, इफेरेंट आर्टरियोल्स में। अब देखो अगर ये 125 ml कर दिया पर मिनट, तो पूरे दिन में तो ये छान छान के 180 लीटर कर देगा, तो व्यक्ति 180 लीटर यूरिन थोड़ा ही त्यागेगा, कम त्यागता है ना। इससे पता है कि आगे जाके कहीं ना कहीं इसका अवशोषण होना है, पुनः अवशोषित होना ही होना है। क्यों होना, क्यों, देखो यहां यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड के साथ साथ ग्लूकोज, जल की एक अधिक मात्रा, और इसके साथ साथ जो हमारे पास यहां पे क्या अमीनो एसिड जैसी चीजें भी क्या छन करके बाहर आ गई। परंतु ये क्या आरबीसी उर्बीसी नहीं छनती है, ये थोड़ी साइज में बड़ी होकर के ये क्या नहीं छनती है, रह जाती है। अब यहां इसमें इतनी सारी चीजें आ गई, फिर ये क्या बाउमन्स कैप्सूल के अंदर ये आ गया। अब बाउमन्स कैप्सूल से जो ये छना हुआ है ये यहां से क्या है फिल्ट्रेट, इसे क्या बोलेंगे, इसको यहां प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रानिस्यंदन। और छने हुए पदार्थ को क्या बोलते हैं, निस्यंदक। क्या बोलते हैं, निस्यंदक यानी फिल्ट्रेट। मैं नाम फिल्ट्रेट लूंगा ना तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो गंदगी छान के छोड़ के गया, फिल्ट्रेट उसे बोलेंगे, हिंदी में इसे निस्यंदक बोलते हैं। अब क्या है यहां छन करके जब ये इस पाइप में आता है पीसीटी में, तो इस पीसीटी में लगी होती है विलाईज, याद आई कुछ, विलाई, दीर्घरोम, याद आई कुछ,
दीर्घरोम लगी होती है इसमें क्या लगी थी, ये दीर्घरोम यानी विलाई लगी होती है, इसके अंदर लगी होती है दीर्घरोम यानी विलाई लगी होती है। तो जो यहां से जो छन करके आया है हमारे पास, इसका लगभग 70% भाग इस पीसीटी भाग में पुनः अवशोषित हो जाएगा। पीसीटी भाग में होगा क्या, जब ये यहां से जा रहा है ना, तो ये देखो ऊपर से नलिका आ रही है ना, इफरेंट आर्टरियोल्स आ रही है, तो यहां से ये क्या करेगा, इसके अंदर वापस घुसता जाएगा, वापिस इसके अंदर घुसता जाएगा। और लगभग कितना परसेंट भाग, लगभग 70% भाग जो यहां छना था, जो फिल्ट्रेट था, उसका लगभग 70% पार्ट क्या होता है, इस पीसीटी के अंदर पुनः अवशोषित हो जाता है, रीऑब्जर्व हो जाता है। अब होता क्या क्या है, ग्लूकोज, जैसे कि इसमें हमारे पास कीमती सामान आया था ग्लूकोज, जल जैसी चीजें, जल की बहुत कम मात्रा पर, तो ग्लूकोज अमीनो एसिड जैसी चीजें क्या है, इस वाली रेड वाली पाइप के अंदर वापस चली जाती है, इसके ऊपर इस पे लिपटी हुई है, इसके अंदर क्या है, वापस चली जाती है। कैसे, ग्लूकोज वगैरह जो हमारे पास क्या है, ये ऑटोमेटिकली जब यहां से क्या इनके अंदर ब्लड बहेगा स्पीड से, तो ये क्या अपने पास में क्या रीऑब्जर्व कर, अवशोषण करने का तो काम होता ही है, तो इसे क्या पुनः अवशोषित कर लेगी। अब सर ये कर कैसे लेगी, ये बता दो। ये हार्मोन्स की हेल्प से होते हैं, किसके, हार्मोन की हेल्प से होते हैं। ये पढ़ेंगे एक्सोएंडोक्राइन्स में। अलग अलग हार्मोन का काम अलग अलग है, अलग अलग हार्मोन का काम अलग अलग अवशोषण करना है, ठीक है। तो ये हम किसे, जैसे एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, उसका काम है जल को अवशोषित करना। अलग अलग हार्मोन्स का क्या काम है, अलग अलग है। पैराथायराइड हार्मोन है, उसका काम क्या है, कैल्शियम जैसी चीजों को क्या है, अपने आप को पुनः अवशोषित करना। ये चीजें वहां पढ़ेंगे, तब थोड़ा सा वेट रखें, थोड़ा सा इंतजार करें, जैसे आप पीछे से करते आ रहे हैं वैसे ही। तो यहां से क्या, जो यहां फिल्ट्रेशन हुआ, जो यहां पे फिल्टर हुआ, उसका लगभग यहां तक जाते जाते 70% भाग क्या है, पुनः अवशोषित हो जाता है, यानी वापिस क्या है, ब्लड के अंदर चला जाता है। उसमें क्या क्या जाता है, ग्लूकोज, कुछ जल की मात्रा और अमीनो एसिड जैसे क्या छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये पुनः अवशोषित हो जाते हैं। अब इसमें 70% इतना कैसे हो गया सर, इतना, ये तो है तो छोटी सी, इसमें इतना कैसे हो गया जी। इसके अंदर लगी होती है विलाई, यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। याद है कुछ हमने बात की थी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन में इलम और क्या हमारे पास इलम भाग में अंदर हमने बात की थी, ठीक है। ड्यूडेन जो जिजोनम और इलम भाग में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या करती है, सरफेस बढ़ा देती है, और जितना ज्यादा सरफेस मिलेगा, जितना ज्यादा पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, उतना ही आसानी से क्या अवशोषण होता है, उतना ही आसानी से क्या होता है, अवशोषण होता है। तो ये यहां पर इसमें विलाइज लगी होती है, ये क्या इनके अंदर, ये वापस क्या कर देगी, ब्लड के अंदर डाल देगी, यानी पीसीटी के अंदर जो यहां पे फिल्ट्रेट था, जो निषेधक हुआ था, जो पदार्थ छना था, उसका 70% भाग पुनः अवशोषित हो गया, किसमें, रक्त में या अभिवाही धमनी के अंदर वापिस चला गया। बात क्लियर हुई। उसमें ग्लूकोज था, जल था और अमीनो एसिड था। अब बात आई हैनले लूप की, अगला प्रोसेस आया हैनले लूप का। हैनले लूप दो चीज है, एक हमारे पास डिसेंडिंग हैनले लूप है, एक है असेंडिंग हैनले लूप। यानी एक क्या है, अवरोही, एक क्या है, इसे बोलते हैं अवरोही। अगर हैनले लूप में बोले तो दो पार्ट में है, इसको मैं ए नाम दे रहा हूं और इसको मैं बी नाम दूंगा। ये है अवरोही यानी डिसेंडिंग, और बी है आरोही यानी असेंडिंग। हिंदी वालों को याद करना आसान है अवरोही आरोही को। देखो अवरोही का मतलब होता है उतरते, उतरते उतरते, चार क्या है हमारे पास क्या है, लेटर से चार, उनके चार अक्षरों से मिलकर बना है उतरते, तो चार से ए व रोही, ये भी चार से है। चढ़ते, डिसेंड, असेंडिंग क्या होता है, चढ़ते, यानी आरोही, यानी च डते तीन, तो आरोही भी तीन क्या है, आरोही अवरोही याद कर सकते हैं आप ऐसे। अब हैनले लूप में दो पार्ट है, एक है अवरोही भाग, एक है आरोही भाग, यानी एक है डिसेंडिंग हैनले लूप, एक है असेंडिंग हैनले लूप। अब जो क्या है हमारे पास है डिसेंडिंग हैनले लूप है, जो डिसेंडिंग हैनले लूप है, इसमें ओनली H2O का अब्जॉर्प्शन होता है, सिर्फ जल का अवशोषण होता है। जो ये वाला पार्ट है इसका अवरोही वाला या उतरते वाला जो पार्ट है हैनले लूप का, इसमें सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ओनली वाटर यहां ऑब्जर्व किया जाता है, रीऑब्जर्व किया जाता है, पुनः अवशोषित किया जाता है। और देखा होगा ब्लड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाटर की होती है, और यहां छन्ने में भी जो आएगा वो भी सबसे ज्यादा क्या आएगा हमारे पास है, वाटर ही आएगा, क्योंकि आरबीसी डब्ल्यूबीसी जैसी चीजें छनती नहीं है, लिम्फोसाइट वगैरह को छोड़ करके, वो छोटे होते हैं। बाकी वो बड़े मोटे पार्ट मोटे होते हैं, उनके मॉलिक्यूल जो कण बड़े होते हैं, इसलिए छनते नहीं है। छनेगा क्या, ज्यादातर वाटर ही छनेगा। तो यहां से लेके यहां तक डिसेंडिंग हैनले लूप में क्या है, वाटर रीऑब्जर्व हो जाता है, पुनः अवशोषित है, ओनली वाटर। इतना लिख देता हूं, ओनली वाटर,
ओनली वाटर, सिर्फ जल ही। कौन से? ए मतलब आरोही कौन सा हमारे पास है? हैंडले, डिसेंडिंग हैंडले में, ये समझ गए आप लोग। अब दूसरा हमारे पास है आरोही यानी चढ़ते। इसके अंदर क्या होता है? इसे बोलते हैं असेंडिंग, असेंडिंग। इसमें ओनली आइंस, जो भी आइंस होते हैं ना, ओनली आइंस, इसके अंदर क्या है? जो भी आयन होते हैं, जैसे हमारे पास बात करें कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? पुनः अवशोषित होते हैं। अगर ये आपसे पूछे कि डिसेंडिंग हैंडले लूप में किसका पुनः अवशोषण होता है, तो वाटर का, और असेंडिंग हैंडले लूप में किसका पुनः अवशोषण होता है, चढ़ते में किसका होता है, तो ओनली आइंस का होता है। किसका होता है? ओनली आइंस का होता है। यस या नो है या ना? बात क्लियर होगी। इसके बाद जो हमारे पास डीसीटी है, इस डीसीटी के अंदर क्या होता है? रेस्ट वाटर, लिटिल क्वांटिटी इन वाटर, लिटिल क्वांटिटी वाटर और एंड रेस्ट आयन, रेस्ट आयंस। इसके अंदर क्या होता है? जो बहुत कम मात्रा में जल का पुनः अवशोषण होता है, और जो बचे हुए आयंस थे जो यहां से यहां तक नहीं हो पाए, जिनके मॉलिक्यूल्स थोड़े और मोटे थे, तो मोटे मॉलिक्यूल्स वाले आयंस क्या यहां आकर के क्या होते हैं? पुनः अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद बची कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट का कार्य क्या है? कलेक्टिंग डक्ट का कार्य क्या है? ओनली वाटर को रीअब्सॉर्ब करना, यह भी पानी को पुनः अवशोषित करती है। अब देखो टाइम तो मैंने आपका ले लिया, परंतु एक बार और समझाऊंगा, थोड़ा टाइम और लूंगा, क्योंकि ये गजब तरीके से समझना पड़ेगा आप लोगों को, और उसके बाद ये एक बार वीडियो और देखनी पड़ेगी, परंतु ये समझने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने बात की, ये अपने पास वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन है, ब्लैक कलर में जो चल रहा है ये अपने पास नेफ्रॉन है, ग्लोमेरुलस को छोड़ करके। अब हुआ क्या? एफिरेंट आर्टरियोल्स एक, यानी हमारे पास अभिवाही धमनी, जिसका क्या है? व्यास ज्यादा है, जिसका क्या डायमीटर अधिक है, वो क्या करती है? यहां से एंटर मारती है, और यहां आगे इफरेंट आर्टरियोल, जिसका व्यास कम है, छोटा है, पतला है, वो क्या करती है? इससे बाहर निकलती है बॉमन्स कैप्सूल से। इफेरेंट और एफेरेंट आर्टरियोल्स दोनों जुड़ी होती है किससे? क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज, यानी केशिकाओं के गुच्छे से। उस गुच्छे को बोलते हैं, जो गुच्छा है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, उस गुच्छे को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये क्या कप का नाम है? बॉमन्स कैप्सूल, यानी बॉमन्स संपुट। इसके अंदर क्या, जब मोटी पाइप से ब्लड आएगा ज्यादा और आगे जाने के लिए जगह कम होगी, तो यहां एक बहुत हाई प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर की वजह से यहां पर क्या कुछ छोटे छोटे क्या है वेस्टेज मटेरियल जो या छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स क्या है छन जाते हैं, तो उनके साथ साथ कुछ यूजफुल जो क्या है चीजें भी यहां से छन जाती है, फिल्टर हो जाती है। तो हाई प्रेशर की प्रेजेंस में फिल्टर होने को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बॉमन्स कैप्सूल में कौन सा फिल्ट्रेशन होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। किसमें? ग्लोमेरुलस से। अब क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के दौरान कितना हो रहा है? 125 ml पर मिनट हो रहा है। ये इतना ज्यादा फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें वेस्टेज के साथ साथ यूजफुल आइटम भी आ रहे हैं, और 125 ml पर मिनट हो रहा है। इसके हिसाब से कैलकुलेट किया 125 पर ml, तो पूरे दिन में तो ये हमारे पास 180 लीटर हो जाना चाहिए। तो बच्चे के मन में आएगा, बच्चा सर ये हमारा तो 180 लीटर तो वजन ही नहीं होता बॉडी का, ब्लड तो हमारे पास 5 या 6 लीटर भी होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये 125 पर मिनट हो रहा है, तो इस मिनट में और काम भी होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि पहले सारे दिन में ये हो गया, अगले दिन ये काम हो रहा है, ये सारे काम एक साथ हो रहे हैं। अब देखना कैसे। अब 125 1 मिनट की बात मान लेते हैं, इस 1 मिनट में हुआ क्या, इस 1 मिनट में क्या हुआ वही मान लेते हैं। 125 ml यहां से क्या फिल्ट्रेट हो गया, जिसमें क्या है वेस्टेज मटेरियल के साथ साथ में, यानी नाइट्रोजन वेस्टेज के साथ साथ में, नाइट्रोजन अपशिष्ट के साथ साथ में, और अनदर वेस्टेज भी है, और इसके साथ साथ क्या है कुछ यूजफुल एलिमेंट्स या यूजफुल हमारे पास क्या है जो मॉलिक्यूल्स क्या है यहां से भी छन चुके हैं। 125 ml 1 मिनट की बात करें, 125 ml आ गए यहां। इसके बाद जो ये पीसीटी है, इसके अंदर क्या होता है ग्लूकोज जो कि यूजफुल है, वो पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है जी। और क्या है जी, इसके साथ में हमारे पास कुछ मात्रा जल की, बहुत ही लिटिल क्वांटिटी में जल, ये भी पुनः अवशोषित हो जाता है। ठीक है जी। और क्या जी, अमीनो एसिड जैसे क्या है कुछ यूजफुल हमारे पास क्या है जो मॉलिक्यूल्स हैं या पदार्थ जो के हैं वो भी क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। पीसीटी के अंदर लगी होती है विलाई दीर्घरोम। तो ये दीर्घरोम क्या करती है, इस पीसीटी का जो साइज है लगभग 30 से 40% इंक्रीज कर देती है। तो उसकी वजह से अगर क्षेत्रफल ज्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाएगा, तो अवशोषण इजिली होगा और ज्यादा होगा, आसानी से होगा, और क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जो 125 ml 1 मिनट में आया था, उसका यहां तक आते आते 70% क्या हो चुका है, अब्जॉर्प्शन हो चुका है। 70% क्या हो चुका है यहां पर, अब्जॉर्प्शन हो चुका है, यानी पुनः रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है, पुनः अवशोषित हो चुका है। तो अब देखो 70% तो यहां तक चला गया।
अब आगे आगे क्या है, ये आया हेनले लूप। ये साइंटिस्ट हेनले के नाम पे रखा गया है। हेनले लूप आया तो इसमें हुआ क्या, अब इसको दो भागों में बांट दिया। नीचे आ रहा है ये डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग। नीचे आ रहा है जो डिसेंडिंग, ऊपर जा रहा है वो असेंडिंग, यानी आरोही और अवरोही। तो जो क्या है आरोही भाग है, यहां पर इसको मैंने ए से इंडिकेट किया, अवरोही को बी से किया, यहां से लेके यहां तक। तो आरोही भाग डिसेंडिंग में क्या ओनली वाटर रीअब्सॉर्ब होता है, जो बचा हुआ जल था वो और क्या पुनः अवशोषित हो गया। और इस दूसरे भाग के अंदर क्या, आरोही भाग के अंदर क्या ओनली आयंस, जो सिर्फ और सिर्फ क्या है आयंस होते हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं। आयन कौन कौन से जी, जैसे कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, ये वाले जो हमारे पास क्या है ये आयंस क्या है रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। यहां से डीसीटी का क्या काम है जी, डीसीटी में जी जो बहुत कम मात्रा में जल और जो बचे हुए आयंस है जो क्या है लार्ज मॉलिक्यूल में एज कंपेयर टू जो रीअब्सॉर्ब हुए उनसे थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया हो किसी का। तो अब क्या है यहां जो क्या है डीसीटी में क्या हो गए, वो क्या हो जाएंगे वापस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे पुनः अवशोषित हो जाएंगे। और जो बचा हुआ जल है, कुछ जल की मात्रा है वो क्या कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। तो यानी बॉमन्स कैप्सूल से लेकर के यानी पीसीटी से लेकर के कलेक्टिंग डक्ट तक लगभग 99% पार्ट क्या रीअब्सॉर्ब हो जाता है। 125 ml थी, उस 1 मिनट में छना था, उसी मिनट में 99% तो वापस ब्लड में चला गया। ये यहां पे क्या था ब्लड से निकला था और 99% वापस ब्लड में चला गया। तो इस पाइप में कितना बचा, फिर इस पाइप के इसके पास है 1%। तो 125 ml का हमारे पास पूरे दिन में देखेंगे तो हमारे इसमें 1% बचा, तो 1% का मतलब 1.25 ml पर मिनट है। 1 मिनट में 1.25 ml क्या पर मिनट वेस्टेज के रूप में फाइनल निकलता है, वेस्टेज के रूप में फाइनल, जैसे यूरिन के रूप में त्यागेंगे। तो 24 घंटे में लगभग 1.8 लीटर हो गया। तो व्यक्ति यूरिन कितना त्यागता है, पूरे दिन में लगभग 1.5 से 2 लीटर ही त्यागता है नॉर्मल कंडीशन में। हाँ, अगर ये है कि वो बहुत ज्यादा जल पी रहा है, पानी वगैरह का ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो हो सकता है वो 2.5 से 3 लीटर 4 लीटर भी त्याग दे। नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट अगर क्या है व्यक्ति 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में पीता है और नॉर्मल रह रहा है, सिंपल उसकी लाइफ है, सिंपल खाना पीना है, तो वो क्या करेगा 1.5 से 2 लीटर क्या है यूरिन का त्याग करेगा। तो यही तो है, लास्ट में 1% वेस्टेज बचा, वही तो क्या है, वही तो यूरिन है। और ये कलेक्टिंग डक्ट कहां जाकर खुलती है, सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट पेल्विस में जाकर के क्या करती है इकट्ठा करना शुरू कर दी सभी नेफ्रॉन से। और एक नेफ्रॉन के साथ जो हमारे पास एक कलेक्टिंग डक्ट से क्या है एक से ज्यादा नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। तो ये इसका पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का तो यही है बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी और हेनले लूप। ये क्या है कलेक्टिंग डक्ट हमारे पास किडनी का पार्ट है। ये पेल्विस में जाके खुलती है, वहां जाके मटेरियल को इकट्ठा करती है और उसे ही बोलते हैं हमारे पास की पेल्विस को इसलिए बोलते हैं पॉन्ड ऑफ किडनी। किडनी का हमारे पास क्या तालाब कहा जाता है। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है ये होने वाली है। तो ध्यान रखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। विलाई और कहां प्रेजेंट होती है, तो विलाई पीसीटी के अंदर भी प्रेजेंट होती है, नेफ्रॉन के अंदर। और अगर इन्हीं विलाइज की बात करें तो यही विलाइज क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेशन सिस्टम के अंदर भी क्या है डाइजेशन सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। दोनों में इनमें समानता होती है कि नेफ्रॉन, अगर ये पूछे नेफ्रॉन और हमारे पास क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या समानता है, तो इन दोनों में विलाइज पाई जाती है जिससे क्या है ऑब्जॉर्प्शन होता है, जिससे क्या होता है अब्जॉर्प्शन होता है। तो यहां तक बात क्लियर हुई। तो मैं साइड में हट रहा हूं, फटाफट डायग्राम को बढ़िया से नोट कर लें और गजब तरीके से नोट करें इसको, और एक एक चीज जो मैंने आपको बताई है वो लिखें। ठीक है, फटाफट करो इसको। ठीक है, आपने लिख लिया होगा वो चीजें, तो अब एक क्वेश्चन लिख लो फटाफट। एक क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन के रूप में बाद में कहीं भूल जाओ। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है, कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से या इनमें से कौन सा नेफ्रॉन का भाग नहीं है। नंबर 1 पीसीटी, नंबर 2 डीसीटी, नंबर 3 हेनलेज लूप और नंबर 4 कलेक्टिंग डक्ट संग्रह नलिका। तो आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट संग्रह नलिका।
इस चीज़ का ध्यान रखें। ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि रिसेंटली ही इसी साल क्या है 2020 के अंदर हुआ है, पता नहीं CHSL का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अंदर ये वाला क्या क्वेश्चन है सेम पूछा गया है। तो मैंने ये आपको उस आधार पर बता दिया गया है, कई बार ये आता रहता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारे पास, और अगर पूछे बोमन्स कैप्सूल तो पार्ट है उसका। ग्लोमेरुलस किसके अंदर होता है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है? बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। और किसके द्वारा होता है? तो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, अल्ट्राफिल्ट्रेशन पे नियंत्रण कौन करता है? तो डीसीटी पार्ट से नियंत्रण किया जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन को। क्या है हमारे पास है जो वहाँ पे अल्ट्राफिल्ट्रेशन नहीं, सॉरी, कहने के लिए अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलेंगे पर तो इसका नाम अलग लिया जाता है। ग्लोमेरुलस जो हमारे पास प्रेशर है, ग्लोमेरुलस का जो प्रेशर है उसको, या ग्लोमेरुलस जो हमारे पास की दर है, ग्लोमेरुलस की क्या फ्लो दर है, इसे बोलते हैं GFR। एक मिनट जाओ, इसे बोलते हैं GFR। एक पॉइंट में लिख लेना, अभी लिख लेना, GFR क्या है? GFR क्या है? ग्लोमेरुलस फ्लो रेट, यानी ग्लोमेरुलस का क्या है, जो क्या है उसके बहाव क्या दर क्या है, ग्लोमेरुलस में बहाव की दर। तो ये बताओ ग्लोमेरुलस में हो क्या रहा है? फिल्ट्रेशन ही तो हो रहा है। तो ठीक है, GFR क्या है? ग्लोमेरुलस फ्लो रेट, ठीक है। GFR की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोमेरुलस फ्लो रेट है। और ये कहाँ होता है GFR है? तो ये हमारे पास क्या है? बोमन्स कैप्सूल में होता है। बट इसके रेट को क्या है? इसके रेट को मेंटेन रखना, यानी इसकी दर को नियंत्रित रखने का कार्य है जो DCT का होता है। लिख लेना, GFR ग्लोमेरुलस फ्लो रेट, यह बोमन्स कैप्सूल में होता है, ठीक है। ये कहाँ भाव हो रहा है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जगह। बट इसे मेंटेन DCT के द्वारा किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे लास्ट में था। अगर उसके पास कम आ रहा होगा तो वो क्या करेगा भाई? कॉल करेगा, ठीक है भाई, थोड़ा GFR को बढ़ाओ। अगर उसके पास ज्यादा आएगा वहां पर तो वो क्या करेगा? बहाव अगर ज्यादा हो जाएगा उसके पास तो वो कहेगा थोड़ा GFR को कम करो। तो GFR का जो कंट्रोल करने का काम है वो DCT के पास है। चलो आगे हम बात कर रहे हैं, हमारे पास नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ यूरिन। आगे हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन, यानी मूत्र का संगठन, यानी जो मूत्र होता है उसमें कितनी किस चीज की क्वांटिटी पाई जाती है। सबसे पहले देखा जाए तो हम बात करते हैं कंपोजिशन यूरिन में, सबसे पहले इसकी क्या हमारे पास है, इसका कितना है, मात्रा कितनी है वो डिसाइड करते हैं। तो अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो डेली लगभग 1.5 से 2 लीटर, लगभग 1.5 से 2 लीटर यूरिन क्या करता है व्यक्ति? रिलीज करता है, ठीक है। और अगर ये ना आए तो आप क्या करें? एक आंसर और होगा, अगर वो ये ना आए तो हमारे पास क्या, इसको 1.8 लीटर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 180 लीटर था 24 घंटे में, लगभग उसका 99% रीऑब्जर्व हो जाता है, लास्ट में 1% बचा तो हम क्या करेंगे? 1.8 लगा देंगे। ये हमारे पास सबसे पहले ये है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु जो है। अब क्या करते हैं हमारे पास, अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं। तो कंपोजिशन की बात करें, ये कंपोजिशन ऑफ यूरिन में क्या, सबसे लाइन में लिख लेना कि मूत्र लगभग क्या है 1.5 से 2 लीटर व्यक्ति हर रोज मूत्र का त्याग करता है साधारण अवस्था में, जिसे क्या है हम, और ब्रैकेट में लेना 1.8 लीटर्स भी, ये क्या है साधारण अवस्था में। सबसे पहले देखा जाए तो वाटर, जो यूरिन है उसके अंदर वाटर की मात्रा जो होती है लगभग 95% होती है। और अगर इसे रेंज में देखा जाए, अगर हम इसे रेंज में देखें तो ये 93 से 95% होती है। टोटल यूरिन की लगभग 93 से 95% मात्रा जो वाटर की होती है। तो अगर ये पूछे सबसे अधिक मात्रा में यूरिन में क्या पाया जाता है, तो हम बताएंगे कि ये जल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। दूसरे नंबर में अगर हम बात करें यूरिया, दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा यूरिया। अगर यूरिया की बात करें तो 2.7, लगभग 2.7%, यानी 2.5 से 2.5 टू 2.7% क्या पाई जाती है व्यक्ति के यूरिन के अंदर यूरिया की मात्रा होती है। यूरिया इतनी मात्रा में पाई जाती है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि वाटर के बाद सबसे अधिक मात्रा में यूरिन में क्या पाई जाती है, तो वो पाई जाती है यूरिया, लगभग कितनी 2.7%, और रेंज में कितना है 2.5 से 2.7% की बात हो रही है।
तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें यूरिन में और क्या पाया जाता है, सॉल्ट्स, यानी जो लवण वगैरह जो होते हैं ये कितने पाए जाते हैं, ये लगभग 2% सॉल्ट्स पाए जाते हैं। सॉल्ट्स में अगर हम बात करें तो जैसे क्या सोडियम की बात करें, ठीक है, कैल्शियम की बात करें, ये सब चीजें छोटी छोटी बहुत कम मात्रा की क्वांटिटी में पाई जाती हैं। सॉल्ट्स भी यूरिन के अंदर पाए जाते हैं, परंतु किसमें, तीसरे नंबर में सबसे अधिक, सबसे ज्यादा वाटर, दूसरा सबसे अधिक यूरिया और तीसरे सबसे अधिक पाए जाने वाली चीज अगर कोई है यूरिन के अंदर तो यूरिन के अंदर वो है अपने पास सॉल्ट्स है। यहां तक बात क्लियर है सबको। इसके बाद हम बात करें यूरिक एसिड। यूरिन के अंदर क्या है, यूरिक एसिड भी पाया जाता है। यूरिक एसिड की मात्रा देखी जाए तो 0.6 से 0.7 जो क्या है परसेंट जो मात्रा है वो यूरिक एसिड भी क्या है, ह्यूमन यूरिन के अंदर पाया जाता है। यूरिक एसिड की भी क्या है 0.6 से 0.7% क्वांटिटी इसकी यूरिक एसिड की भी रहती है। अगला पॉइंट अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास के इससे हटके पॉइंट है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट में लिख लेना इसको कि ह्यूमन के यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। तो ह्यूमन के यूरिन में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। परंतु कुछ बच्चों के क्या मन में ये क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा कि सर एक बात बताइए, जब आप हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहे थे तो उसके अंदर ब्रीथिंग पढ़ा रहे थे तो 78% नाइट्रोजन थी और 78% ही बाहर आ गई थी, व्यक्ति ने तो उससे यूज ही नहीं किया था अंदर, तो ये नाइट्रोजन कहां से आ गई। तो ये नाइट्रोजन आ गई कैसे, एक बात बताओ, उसके शरीर में यूरिया बनी, यूरिया में क्या होता है नाइट्रोजन, यूरिक एसिड बना, यूरिक एसिड में भी क्या होता है नाइट्रोजन, अमोनिया बनी, अमोनिया में भी क्या होता है नाइट्रोजन, ये इनमें भी क्या होता है नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 46% होती है। अगला पॉइंट अपने पास ये आता है कि ठीक है भी ये बात तो होगी। अब जो यूरिन है उसका कलर, यूरिन कलर जो है, जो यूरिन का कलर है येलो यानी जो पीला होता है, ये किस कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। यूरोक्रोम के कारण जो हमने देखी थी ना, यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है जी, ये भी चीज सुन लो यहां पर कि किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम के कारण। और यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है जी, जो डेड आरबीसी होती है उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, जो डेड आरबीसी होती है उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन के विखंडन से, उसके टूटने से, उसके ब्रेक डाउन से क्या है, एक तो हमने बात की थी बिलीरुबिन का निर्माण होता है, तो दूसरा हम ये भी बात करें कि यूरोक्रोम का निर्माण भी होता है। बिलीरुबिन भी बताया था, हीमोग्लोबिन के विखंडन से बिलीरुबिन का भी निर्माण होता है, तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से यूरोक्रोम का भी निर्माण होता है। इसी यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर जो क्या रहता है, येलो रहता है। इसी क्या है, यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर क्या रहता है, येलो रहता है। अगला पॉइंट अगर हम यहां पर नोट करने की बात करें तो जो स्मेल है इसके अंदर, जो स्मेल कैसी आती है, जो क्या सुगंध जो है स्मेल आती है, तो वो किसकी वजह से, अमोनिया से। अमोनिया से हम देखते हैं कि जो क्या सार्वजनिक शौचालय वगैरह होते हैं, जो क्या लोग जहां पर क्या खुले में या क्या है यूरिन वगैरह त्याग देते हैं, तो वहां से गुजरते हैं तो हमें क्या है गंदी सी स्मेल नजर आती है, हमारे नाकों में क्या स्मेल फील होती है, हमारे नाकों में क्या है ऐसे गंदी सी स्मेल आती है हमें, तो वो किसकी वजह से है, वो है अमोनिया की वजह से। उसका मेन कारण क्या है, उसका मेन कारण है अमोनिया है उसका मेन कारण। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास यह आता है कि जो यूरिन का पीएच मान कितना होता है, तो यूरिन के पीएच मान की बात की जाए तो 6.0 होता है। यूरिन का पीएच मान कितना होता है, 6.0 होता है। तो ये बताइए ये एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है, यानी अम्लीय है या क्षारीय है। 7 से कम है तो ये कैसा है, एसिडिक है। ये कैसा है, एसिडिक होता है, एसिडिक होता है यूरिन के अंदर। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है। तो ये हमने यहां तक ये बात की है। और अगर इसके अंदर हमारे पास बिंदु देखें तो ये क्या, यूरिन की मात्रा को, अगर क्या है यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आगे हम नोट लिखने वाले, नोट के अंदर ये सुन करके बाद में आप लिख लेना, जो यूरिन है, मूत्र जो है, उसकी क्वांटिटी किससे बढ़ाई जाती है, ड्यूरेटिक से, ड्यूरेटिक औषधियों से। किससे, ड्यूरेटिक औषधियों से। ये ड्यूरेटिक औषधियां क्या होती है जी, ये ड्यूरेटिक औषधियां होती है जी, जैसे चाय है, ठीक है, जैसे चाय है, चाय के अंदर थीन होता है तो वो ड्यूरेटिक औषधि है। चाय नहीं है, चाय के अंदर थीन प्रेजेंट होता है, वो क्या, ड्यूरेटिक औषधि है। कॉफी के अंदर कैफीन होता है, वो क्या है, ड्यूरेटिक औषधि है। और जब क्या है, ये अल्कोहल वगैरह, अल्कोहल हुआ, चाय हुई, कॉफी हुई, इनका व्यक्ति जब अधिक सेवन करता है तो ये ड्यूरेटिक आइटम्स होते हैं। ये क्या है, ड्यूरेटिक मेडिसिन होती है, ठीक है, मेडिसिन होती है या औषधियां होती है, ये ड्यूरेटिक होती है। इनसे क्या है, जो एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो होता है,
अब देखो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किससे रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन किससे रिलीज होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यूरिन की क्वांटिटी को कंट्रोल कौन से हार्मोन से किया था ये पूछे तो क्या? एडीएच से। यूरिन की क्वांटिटी को कौन से हार्मोन से कंट्रोल किया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एडीएच से। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो किससे रिलीज हुआ है? जो रिलीज हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो इसे क्या करता है? इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल करता है और इस पे क्या है? कम से कम व्यक्ति त्यागता है, जहां जहां रीअब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, क्या पुनः अवशोषित करने का काम कर देता है। तो ड्यूरेटिक औषधियां क्या करती है जी? उसका उल्टा काम करती है। ये ड्यूरेटिक औषधियां क्या करती है? उस एडीएच का प्रभाव खत्म कर देती है, कम कर देती है। खत्म करना गलत होगा। उस एडीएच का प्रभाव ड्यूरेटिक औषधियां क्या करती है? कम कर देती है और व्यक्ति अधिक से अधिक यूरिन का त्याग करता है। अधिक से अधिक यूरिन उसको क्या है? वो रिलीज करता है। तो ड्यूरेटिक औषधियों की वजह से व्यक्ति बहुत अधिक मात्रा में यूरिन रिलीज कर सकता है। यानी अगर ये पूछे यूरिन की क्वांटिटी यानी यूरिन की यानी मूत्र की मात्रा को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? ड्यूरेटिक औषधियों का प्रयोग करके। ड्यूरेटिक औषधियों का एग्जांपल बता दो भाई जी। जैसे चाय है जी, चाय तो नहीं है, चाय के अंदर थीन, चाय का प्रयोग करके इसमें थीन नामक जो वहां पर पदार्थ पाया जाता है उससे क्या इंक्रीज होती है। अगर कॉफी के अंदर जी कैफीन, ठीक है, तो ये अल्कोहल वगैरह इन सब चीजों का यूज करके क्या है? यूरिन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये अपने पास क्या थे? नोट में दोनों चीजें लिखनी थी। एक तो कि मूत्र की जो मात्रा है उसको नियंत्रित कौन करता है? एडीएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है वो कंट्रोल करता है। दूसरा, इनकी मात्रा को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? इनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है साधारण मात्रा से अधिक मात्रा लाने ड्यूरेटिक औषधियों का प्रयोग करके इसकी संख्या को, इसकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपके सामने जो क्या है? सामने लिखा है। एक तंबाकू के अंदर आपने नाम सुना होगा निकोटीन, ठीक है, वो भी है इसी में है। तो आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करते हैं? आगे बात करते हैं।